यह वीडियो विशेष है। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं कोई बिना भूमिका बांधे सीधे सीधे प्रसंग पर आ जाता हूँ। वीडियो विशेष इसलिए है क्योंकि इस पुराने संवत्सर का अवसान होने जा रहा है। पुराने संवत्सर के राजा मंगल और मंत्री शनि थे। जो अगला संवत्सर आ रहा है उसके राजा सूर्य होंगे। मंगल देव जो राजा हैं वह अपना जो भी प्रभाव था वो दिखाए, किसी को कुछ दिए, किसी से कुछ लिए। मंगल और शनि वैसे भी पापी ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। अभी मैं विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा मकर, तुला और वृष राशियों का। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा क्योंकि ये विशेष परिवर्तन हो रहा है शनि के राशि परिवर्तन से। शनि अपना राशि परिवर्तन इस साल, जो ये साल जो जा रहा है, तो मतलब ये पुराना वाला, ये हिंदी वाला, ये जो साल जा रहा है 29 मार्च को, तो ठीक 29 मार्च को रात में ही शनि अपनी राशि बदल ले रहे हैं और मीन में चले जा रहे हैं। चैत्र कृष्ण अमावस्या को ये मीन राशि में चले जाएंगे। अभी क्या प्रभाव देंगे ये, इसमें जो राशियां प्रभावित हो रही हैं और उनको क्या क्या मिलने वाला है, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, वैसे तो चैत्र कृष्ण अमावस्या को मीन राशि में, चैत्र कृष्ण अमावस्या को मीन राशि में अर्थात 29 मार्च रविवार के दिन 6 ग्रह इकट्ठे हो जा रहे हैं। 6 ग्रह, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु और चंद्रमा, 6 ग्रह मीन राशि में एकत्र हो रहे हैं। भाई, एक रासौ यदा जात्वा चत्वारि पंचवा ग्रहाः प्लावयन्तीं महीं सर्वा रुधिरेण जलेन वा। तो इसलिए मीन राशि का तो कुशल गुजरना बड़ा मुश्किल है। एक बात ध्यान रहे, मीन राशि वाले थोड़ा विशेष सावधान रहें। तो खैर, मैं जो ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ वह है मकर राशि का। मकर राशि से तीसरे स्थान में अर्थात मीन राशि में तीसरे स्थान में 6 ग्रहों का योग बन रहा है, किंतु धनु राशि से ये चौथे हो जा रहे हैं। इसलिए धनु राशि वालों को तो विशेष परेशानी, माता पिता का दुख, सुख में कमी और रोग से परेशानी धनु राशि वालों को। लेकिन मकर राशि वालों को जितने भी पुराने मुकदमे, वाद विवाद, या जो फंसा हुआ धन या रुका हुआ व्यवसाय, जो कुछ भी है, वो अबाध गति से आगे चलेगा। सब काम सुधर जाएंगे मकर राशि वालों के लिए। जो भी पुराने रिश्ते नाते हैं जो छूट गए हैं किसी तरह से, वो मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, जो लोग षड्यंत्र कर रहे होंगे, धोखा देने की प्रवृत्ति जिनमें आई होगी और नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो स्वतः नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों को एक परेशानी और होगी कि भाई बंधु जो भी सहयोगी हैं वो वश में तो हो जाएंगे, लेकिन मन में कटुता बहुत ज़्यादा रहेगी और समय पर उसका विस्फोट होगा और पारिवारिक कलह और जो पैतृक संपदा वगैरह जो है उसमें बड़ा विप्लव आ जाएगा। ये थोड़ा मकर राशि वालों के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। किंतु फिर भी सब मिलाकर के मकर राशि वाले बड़े प्रसन्न रहेंगे,
क्योंकि उनको धन भी मिलेगा, शत्रु भी पराजित होंगे, मुकदमे खत्म हो जाएंगे सब, तो उनके लिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। अभी जो है तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि से ये जो 6 ग्रहों का योग बन रहा है, ये छठे भाव में बन रहा है, छठे भाव में। तो छठे भाव में बनने से रोग शोक की शांति, और जो शत्रु हैं, शत्रु वो लुप्त हो जाएंगे। थोड़ी परेशानी होगी कि कुछ जो है ना गुह्य रोग, गुप्त रोग, ये परेशान करेंगे, किंतु इनको भी सब मिला करके तुला राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा होगा ये षड्ग्रही योग नए साल में जो आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, नए साल में सूर्य राजा हो रहे हैं और ये छठे भाव में सूर्य पड़ रहे हैं, और वो भी मीन राशि में। तो मीन राशि में सूर्य उच्चाभिलाषी कहलाते हैं। उच्च तो मेष में होते हैं, लेकिन उच्चाभिलाषी कहलाते हैं। तो ये सूर्य जो है तुला राशि वालों के लिए बड़े अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। कारण क्या है, क्योंकि सूर्य से जो भी सूर्य वर्तमान में होंगे मीन राशि में, उससे 8वें भाव में तुला राशि पड़ेगी, उससे 8वें भाव में तुला राशि पड़ेगी, किंतु तुला राशि से मीन राशि जो है वो छठे भाव में पड़ेगी। तो इसलिए दुविधा कैसे हो गई बताऊँ मैं आपको, कि रोग और शत्रु से छुटकारा तो मिलेगा, किंतु किसी नए रोग की संभावना बन जाएगी तुला राशि वालों के लिए। लेकिन जब ये दोनों का हम संतुलन बनाते हैं तो इससे तुला राशि वालों के लिए लाभ बहुत ज़्यादा होगा। मतलब जो लाभ का अनुपात होगा वो ज़्यादा रहेगा तुला राशि वालों के लिए। अभी वृषभ लग्न वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, वृषभ राशि वालों के लिए। वृष राशि का क्या होगा कि जो अपना जो खर्च वर्च बड़ा विचित्र खर्च वर्च चल रहा था, अनावश्यक खर्च, अनचाहे जगहों पर खर्च जो चल रहा था वो रुक जाएगा, धन का आगम बढ़ जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि वृषभ राशि से 11वें लाभ भाव में ये सूर्य, शनि और ये जो राहु, बुध, शुक्र इत्यादि जो हैं ये 11वें भाव में आ रहे हैं। तो लाभ तो कई तरह से होगा, जहाँ से अपेक्षा नहीं होगी वहाँ से भी होगा। जो पुराना धन रुका होगा वो अभी आएगा। ध्यान रहे, इसमें सूर्य हैं, राहु हैं, शनि हैं, तो ये अवांछित साधनों से, अवांछित प्रकार से धन आएगा। कुछ धन आएगा, जैसे अपने जो बुध हैं वो अपना देंगे, कुछ ठीक तरीके से धन देंगे, किंतु ज़्यादातर अवांछित और ज़्यादा धन, अवांछित धन ज़्यादा धन आता है। पीछे क्या हुआ है कि अवांछित प्रकार से धन आया होगा तो वो खर्च हो गया होगा, क्योंकि मंगलदेव बड़े विचित्र स्थिति में रहे हैं। क्योंकि वृष राशि मिथुन राशि में रहे हैं, तो वृष से मिथुन दूसरे मंगल पड़ जाते हैं, तो इसलिए मंगलदेव धन को रुकने नहीं दे रहे होंगे। एक बात मैं बता दूं कि 3 अप्रैल मंगलवार के दिन, ध्यान दीजिएगा, 3 अप्रैल मंगलवार के दिन, 3 अप्रैल गुरुवार के दिन, 3 अप्रैल गुरुवार के दिन गुरुदेव कर्क में वक्री हो जाएंगे, कर्क में वक्री हो जाएंगे। कर्क राशि उनकी नीच की होती है और वक्री हो जाएंगे। तो ये जो वृष राशि से तीसरे भाव में पड़ेंगे, तो इसलिए ये साहस, धैर्य, पराक्रम और यश कीर्ति में भी वृद्धि करने वाले होंगे। तो मंगल देव का जो खर्च वाला हिसाब किताब है वो तो खत्म हो जाएगा, इसलिए धन एकत्र होगा। ये कर्क राशि वालों के लिए। अभी मैं बता दूं, धनु राशि वाले सावधान रहें भाई। धनु राशि वालों को तो विशेष परेशानी है, धनु राशि वालों को विशेष परेशानी है, मिथुन राशि वालों को विशेष परेशानी है, और कन्या राशि वालों को विशेष परेशानी, क्योंकि कन्या राशि से 7वें भाव में, कन्या राशि से 7वें भाव में ये योग जो है बन रहा है, 5 ग्रही योग बन रहा है। एक बात और बता दूं कि यहीं पर काल सर्प योग भी बन रहा है, काल सर्प योग बन रहा है। ये मीन और कन्या राशि वाले भाई थोड़ा विशेष रूप से, मीन का तो मैं बता ही चुका हूँ, इसका विशेष ध्यान रखें।
शेष ग्रहों के लिए, शेष राशियों के लिए ये नया वर्ष जो शनि का राशि परिवर्तन है वो लगभग लगभग अच्छा रहेगा। मैं बताऊं कि ये जो है अपना कन्या राशि वालों के लिए तो सब भैया और ये क्या सब चलेगा। अंततोगत्वा मैं एक बात बता दूं, देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर लग्न कुंडली में, जैसे जन्म से लग्न कुंडली में अगर ये ग्रह, जैसे मान लीजिए कि शनि से आपको परेशानी हो रही है, हानि हो रही है, किंतु यदि शनि लग्न कुंडली में अच्छा हो, जैसे बता दूं मैं आपको कि तुला कोदंड मीनस्थो लग्नस्थो वा शनैश्चरः, अगर ऐसी स्थिति में उच्च का होकर कहीं अच्छे स्थान में बैठा हो, लग्न में उच्च का हो, तो ऐसी स्थिति में शनि परेशान नहीं करेगा, बुरा प्रभाव नहीं देगा। ये किसी भी ग्रह के साथ यही बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर ऐसी स्थिति में हो लग्न कुंडली में, तो इसलिए आपको अगर ज़्यादा ही कुछ जानना हो तो ज्योतिषी से संपर्क करें अपने जन्म विवरण के साथ, तो वो पता चल जाएगा कि हाँ ये कितना परेशान करेंगे या कितना लाभ देंगे या नहीं परेशान करेंगे। इसके लिए उपाय तो खैर मैं भी बताता रहता हूँ बराबर, जो मेरा वीडियो बराबर देखता होगा उसको पता होगा। तो वो इसका निदान जो है वो हो जाता है। देखिए निदान को मैं बता दूं, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, रोग के साथ उसका निदान होता है निश्चित रूप से। जो ही रोग उत्पन्न होता है निदान उसके साथ ही उत्पन्न होता है। अब ये है कि निदान करे कैसे, उचित करे, क्या निदान है, ये इसका विश्लेषण आवश्यक होता है। मैं क्यों ये बता रहा हूँ, कुछ लोग, मैं जैसे कि मैं बताऊँ आपको कि मैं बराबर अपना हर वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 9889649352, लेकिन मुझे देखने में आया है कि इस पर लोग तर्क वितर्क शास्त्रार्थ करने लगते हैं। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि भाई मैं सीधा सीधा फौजी आदमी ठहरा, ये मैं न शास्त्री हूँ, न आचार्य हूँ, न गुरु जी हूँ, न स्वामी जी हूँ। यार भाई मेरे से शास्त्रार्थ न करें, मैं शास्त्रार्थ नहीं करता। किसी शास्त्री से शास्त्रार्थ करें वो अच्छा रहेगा। इस पर आप केवल अपनी समस्या लिखें, समस्या का मैं समाधान उत्तर जो भी होगा मैं दूंगा क्रम से, क्योंकि कुछ पहले भी जो है लोग संदेश आते रहते हैं तो उनका भी उत्तर देना पड़ता है। तो जब आप क्रम आएगा तो मैं आपको उत्तर दूंगा, किंतु शास्त्रार्थ न करें। अभी ये क्या है कि जो मैं निदान उस पर मैं बताता हूँ, निदान के संबंध में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को बड़े भ्रम है। मैं एक बात बहुत विचित्र देखने में आती है, आ रही है कि लोग आशा में नहीं दौड़ते, आशा में नहीं दौड़ते, निराशा में दौड़ करके वहां पर आशा ढूंढते हैं। तात्पर्य कहने का क्या मेरा है, अविश्वास, अविश्वास। इसलिए वो अब ज़्यादातर अविश्वास में ही ढूंढते हैं कि मुझे कहाँ राह मिलेगा, विश्वास में नहीं। और इसका उत्तरदायित्व, इसके जिम्मेदार मैं पंडित जी लोगों को मानता हूँ, अपने को भी मानता हूँ, पंडित जी लोगों को मानता हूँ, क्योंकि उनको इनके बारे में विशेष जानकारी होती नहीं। एक बात देखिए, जब शरीर में खून की कमी होती है, एनीमिया, खून की कमी जब होती है, तो प्रायः देखिए मैं सीधा से बता रहा हूँ, प्रायः कौन सी एलोपैथिक गोली खाते हैं आप, आयरन की, फेरस सल्फेट। किंतु वही एनीमिया शास्त्र में फेरस ऑक्साइड से दूर होती है। किस तरह से, आप सुने होंगे कि लोहे की कील, नाव की कील धारण कर लीजिए, नीलम धारण कर लीजिए। मैं बताऊं कि ये लोहा क्या होता है, लोहा क्या होता है, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, लौह अयस्क। वो जब हम धारण करते हैं अंगुली में अपने, तो वो थ्रू एपिडर्मिक सिस्टम इसका कंजम्पशन होता है और हमारी एनीमिया दूर होती है, क्योंकि आयरन की पूर्ति होती जाती है, लोह की पूर्ति होती जाती है। तो अब ये अगर इस तरह से अगर कोई शास्त्री जी, पंडित जी अगर बताएं, तो क्योंकि आज वर्तमान समय जो है, अरे भाई गुलामी के बहुत दिन बीत चुके हैं, 3000 साल बीत चुके हैं, वो मुगलों, तुगलकों और कौन, लोधी वंश और चंग वंश, पता नहीं क्या क्या लेकर के, और अंग्रेजों तक। तो ये गुलामी और ये मैक्स मुलर और मैकाले का इतना बुरा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ चुका है कि उससे मस्तिष्क घिरा हुआ है, इसलिए हम उससे आगे निकल ही नहीं पाते हैं। जिसका परिणाम ये है कि हर जगह में हम
उसकी सत्यता ढूंढते हैं, हर जगह उसकी हम सत्यता ढूंढते हैं। तो खैर ठीक है, इसको बताने की क्षमता पंडित जी में होनी चाहिए कि उससे हमको शनि का नीलम धारण करें या लौह लौह धारण करें तो उससे हमको किस तरह से फायदा होगा। अगर इस तरह से बताएंगे तो लोग कहेंगे कि भाई ठीक है, क्योंकि उससे भी हमको आयरन खाना पड़ता है और इससे भी हमको जो फेरस सल्फेट मिलता है, आयरन का, लोह का आयश मिलता है। तो इस तरह से, लेकिन इसका जो है विश्लेषण होना चाहिए कि मुआ क्यों धारण करेंगे, मुआ क्या है भाई, कैल्शियम बाइसल्फेट है, उसका कैसे कंजम्पशन होता है, तो ये सब जानना चाहिए पंडित जी लोगों को। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये निदान उचित, आवश्यक और पूर्ण होना चाहिए। अब ये ऐसे ही अगर कोई करे, जैसे संजोग से मान लीजिए नीलम ही धारण करना हो, अगर शनि वालों को नीलम धारण करना हो, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव, वह तो नीलम धारण कर सकता है, किंतु जिसका ए बी या बी या ओ ब्लड ग्रुप होगा वो नीलम धारण नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको हानि ही होगी। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि नीलम में जो है एल्यूमिनियम अयस्क पाया जाता है। सब जो मैं वैज्ञानिक तौर बता रहा हूँ कि एल्यूमिनियम अयस्क पाया जाता है। एल्यूमिनियम क्या होता है? वह अल्कलाइन, मतलब क्षारीय होता है, क्षारीय गुण उत्पन्न करता है, और क्षारीय गुण वो उत्पन्न करेगा तो बी पॉजिटिव, क्योंकि उसमें डाई अल्फा एसोसिएट निकलती है, तो वो जो है मारी जाएगी। तो इस तरह से बी ग्रुप वाले, ओ वाले या ए बी वाले, ये सब जो है परेशान हो जाएंगे, ये सिर्फ ए पॉजिटिव वाले धारण। तो अब अगर पंडित जी बताइए, जब जानकारी रखेंगे तब तो वो उचित बता सकते हैं, अन्यथा नहीं बता सकते हैं। अस्तु, ये शास्त्रीय ये है, विज्ञान का नहीं है, मैं तो ये जानकारी के लिए बता दिया। तो इसका निदान होता है, और आप अगर निदान ढूंढना चाहते हैं तो किसी अच्छे पंडित से अपनी कुंडली विश्लेषण करा करके और ऐसा निदान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। जिनको भी मैं ये बताया हूँ, मतलब ये उपाय इस तरह से, उनको बहुत ही अच्छा और बहुत अधिक लाभ हुआ है। तो निदान अगर सही करेंगे तो ये होगा। अभी मैं बता दिया कि ये किन किन राशि वालों के लिए क्या क्या प्रभाव चलेगा। तो कृपया लाभ लेने के लिए, माता भुवनेश्वरी से लाभ लेने के लिए तैयार रहिए, और जो ग्रहों से उत्पात उत्पन्न हो रहा है उसको सहने का भी साहस और धैर्य बना लीजिए। मैं अगली कुंडली में किसी अगले विषय के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ, प्रतीक्षा करें।